में क्यों आया सैलाब? भीलवाड़ा की सड़कों पर क्यों बहा दरिया? टोंक की गलियां क्यों बन गई नदियां? अजमेर की ये हालत क्यों हुई? रेगिस्तान क्यों बन गया समंदर? शहर शहर एक ही कहानी क्यों है? पानी के बीच फंसी जिंदगानी क्यों है? क्यों अधूरे रह जाते हैं इंतजार? घर घर क्यों आती है आफत? डूबते शहरों पर सिस्टम को शर्म क्यों नहीं आती? डूबे हैं माल मंडी में आज। सब सब्जियां तैर गई है, पूरी सब्जियां हैं सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज गए और आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ शुरू होने वाला है। घंटी बजाओ मतलब सत्ता से जनता के सवाल पूछने वाला शो। घंटी बजाओ मतलब जनता के बुनियादी मुद्दों की पड़ताल कर आम व्यक्ति की आवाज को मंच देने वाला न्यूज शो। आज घंटी बजाओ में पड़ताल होगी बाढ़ बारिश से बेहाल देश की। क्या सिर्फ यह कुदरती समस्या है या सरकार और सिस्टम के नकारेपन ने हर गुजरते साल के साथ इस समस्या को और भी विकराल किया है? राजस्थान का बेहद आधुनिक और ऐतिहासिक शहर है जोधपुर। इत्तेफाकन राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह गृह जनपद भी है, लेकिन सरकारी उदासीनता ने जोधपुर को तालाब बना दिया। आपको वो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जिसमें जोधपुर पानी पानी है। नागरिक सवाल पूछ रहे हैं, पुराने वादों का क्या हुआ? ऐसी नौबत क्यों आई कि गाड़ियां सड़कों पर बह निकली? सवाल यह भी बनता है, जब जोधपुर का यह हाल है तो बाकी राज्य को बाढ़ से कैसे बचाएंगे गहलोत साहब? ऐसे में उस पूरे सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है, जिसके चलते शहर शहर तबाही आ रही है। आप फोन उठाइए, घंटी बजाइए, 8422840000 पर मिस्ड कॉल कर बताइए कि अरबों रुपए टैक्स वसूलने वाली सरकारें बीच शहर जनता को डूबने के लिए नहीं छोड़ सकती।
गाड़ी बह जाएगी। स्कूटी तिनके की तरह बह जाएगी। पानी की धार इंसान को खींच ले जाएगी। ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं। सबसे ज्यादा ये तस्वीरें सवाल कर रही हैं। जोधपुर की ये हालत क्यों हुई? क्या ये बदलते मौसम की मार है? क्या ये कुदरत का प्रकोप है? या जनता सिस्टम की नाकामी झेलने को मजबूर है? क्योंकि ऐसी ही तस्वीर शहर शहर से सामने आ रही है। आज जिन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो है राजस्थान के जोधपुर की। जोधपुर में सरकार और प्रशासन बाढ़ का अंदेशा होने के बाद भी सोते रह गए। यहाँ से अब निकासी का कोई रास्ता नहीं है। पहले भी प्रशासन को काफी दफे बता चुके हैं इस बारे में। पहले भी हमारी कॉलोनी जलमग्न हुई थी। इस समय में अशोक गहलोत खुद यहाँ आके देख के गए थे कि मैं इसका निकास करवाऊंगा। जब खुद की सरकार आई तो अब तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक यहाँ पर। मेरी तो पूरी गाड़ी पूरी अंदर पानी में हो गई है और हमारा जो अंडरग्राउंड है उसमें से भी पानी इतना आ रहा है कि अब पता नहीं कैसे सामान उसमें से बाहर निकलेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे जलमग्न हो चुका है। सारी कारें डूबी हुई है, मोटरसाइकिल डूबी है और मैं खुद पानी के अंदर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। लोगों की ये स्थिति होगी, घर छोड़ के भी चले गए हैं। कारों की हालत देखिए, कार कितनी डूबी हुई है। जो जरूरी सामान लेने के लिए घर से निकले थे। क्या इस कड़वे सच के बाद भी पूरे सिस्टम को शर्म आएगी? कतई नहीं। पानी उतरेगा, सरकारें फिर सो जाएंगी। जोधपुर में बाढ़ हैरान इसलिए करती है क्योंकि जोधपुर का बड़ा इलाका रेगिस्तान में आता है। करीब 1800 गांव में से 660 गांव रेगिस्तानी इलाके में आते हैं। 22,850 वर्ग किलोमीटर इलाके में से करीब 17,660 वर्ग किलोमीटर इलाका रेगिस्तानी इलाका है। लेकिन ऐसे रेगिस्तानी इलाके में क्या हाल हुआ है, जरा आप भी देखिए। जोधपुर में सोमवार की शाम से जो झमाझम बारिश शुरू हुई उसकी वजह से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। जोधपुर का कोई ऐसा इलाका नहीं जो कि पानी में डूबा नजर नहीं आ रहा। जरा पानी का वेग तो देखिए। एक स्कूटी सवार स्कूटी लेकर निकलने की कोशिश कर रहा था कि पानी के रफ्तार के आगे टिक नहीं पाया और स्कूटी समेत बहने लगा। वो तो गनीमत है कि कुछ लोगों ने आनन फानन में पानी में कूदकर स्कूटी और स्कूटी सवार शख्स दोनों को बचा लिया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां तैरती नजर आईं। अब ये सफेद कार देखिए जो पानी के साथ बही जा रही है। पीली बस की आड़ में पानी के प्रवाह से बचने की कोशिश करते करते पैर उखड़ गए। शुक्र है कि उसने बस के दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और बहने से बच गया। लेकिन इस बस के बगल में ही एक स्कूटी देखते ही देखते डूब गई। उसका अता पता नहीं चल पाया कि गई कहां। अब जरा जोधपुर की भदवासिया सब्जी मंडी का हाल देखिए। पूरी सब्जी मंडी जलमग्न है। लोगों की कमर कमर तक पानी भरा है। यहाँ गाड़ियां डूबी हैं, बाइक डूबी, ऑटो रिक्शा तक डूबे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ गाड़ियों की जल समाधि हो गई हो। सब्जी मंडी में लोग अपने अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद करते हुए दिखे। और सिर्फ सब्जी मंडी ही नहीं, शहर के पॉश इलाके भी
पानी से लबालब हैं। कोठियों के बेसमेंट जलमग्न हैं और घरों के आगे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। देख सकते हैं जोधपुर में जिस तरह से जल भराव रहा है, सड़कें नदियों का रूप ले चुकी थी। कई जगह ऐसा मंजर नजर आया जहां पर सड़कों किनारे खड़ी कारें व ऑटो रिक्शा भी पानी में बहते नजर आए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि कई जगह ऐसे हादसे भी हुए हैं, कई जगह बिजली गिरने की भी सूचना आ रही है, साथ ही जर्जर मकान भी गिरे हैं। मैं बता दूं कि ये सबसे ज़बरदस्त वाली बारिश इस मानसून की जो है जो जोधपुर में हुई है। और इस बारिश का देखिए जिस तरह सड़कों पर पानी भरा है, लोगों को सुबह सुबह अपने घर से निकलने के लिए वो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और पानी में अब जैसे एक नदी को पार करने जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। जिला कलेक्टर ने छुट्टी घोषित की है। मैं अभी इतने वहाँ से विजय से आया हूँ, अभी इतना पानी है और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है निकलना। लोग समझ नहीं पा रहे कि इस मुसीबत से कैसे निकलें। अब ये तस्वीर देखिए, जलमग्न सड़क पर 7 लोग धक्का देकर वहां फंसी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी तो प्रशासन कोई आता नहीं है यहाँ पे, और नहीं कुछ करते हैं और वोट लेने के लिए तो इधर आ जाते हैं और ये पानी के लिए कोई नहीं आता यहाँ, कोई आके देखता भी नहीं है। भारी बारिश की चपेट में जोधपुर का रेलवे स्टेशन भी आ गया। पूरा स्टेशन जलमग्न है, लिहाजा इसकी वजह से ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। शहर के हाल ये हैं, कहीं कारें और ऑटो रिक्शा ही नहीं, एम्बुलेंस तक पानी में डूब गई। जोधपुर में जल निकासी की पोल खुल गई। आलम यह है कि सड़कों पर जमा पानी को निकालने के लिए ट्रैक्टर पर जो मशीन लाई गई वो खुद पानी में फंस गई। जोधपुर शहर का शायद ही कोई हिस्सा था जो पानी की मार से बच पाया। शानदार घर है, घर के अंदर सफेद चमचमाते संगमरमर के पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर बारिश और नाले का गंदा पानी दिखाई दे रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि जोधपुर में जमकर बारिश हुई। जोधपुर में पिछले 24 घंटे में 40.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा सिर्फ 4.5 मिलीमीटर का है। यानी सामान्य से 801% ज्यादा बारिश जोधपुर में हुई। 40.5 मिलीमीटर का आंकड़ा ज्यादा नहीं है। जब आप पूरे सीजन के आंकड़ों को देखेंगे तो हकीकत समझ आएगी। जोधपुर में इस मॉनसून सीजन में 134.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 102.3 मिलीमीटर का है। यानी सिर्फ 26 जुलाई तक 31% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पर्यावरण पर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में लगातार बारिश का पैटर्न बदल रहा है। जोधपुर हो या जैसलमेर, हर जगह पहले के मुकाबले ज्यादा बारिश हो रही है। राजस्थान में औसतन सालाना बारिश करीब 500 mm होती है, लेकिन 2016 में करीब 700 mm बारिश, जबकि 2019 में 750 mm बारिश हुई। इस साल भी राजस्थान में सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 26 जुलाई तक राजस्थान में 187 mm बारिश होनी थी, लेकिन 290 mm बादल बरस चुके हैं। बीकानेर, चूरू और अजमेर में तो 100% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। यानी राजस्थान में बारिश ने जो किया वो कोई सरप्राइज नहीं, ये पिछले कई सालों से हो रहा है और लगातार खतरनाक होता ही जा रहा है। जोधपुर की तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। और इतना ही नहीं, आफत के बाद राहत के इंतजाम भी नाकाफी थे। प्रशासन का व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, जब इनको पता है कि पिछली बार भी सेम सिचुएशन हुई थी तो इनको पहले मैनेजमेंट सिचुएशन सही करनी चाहिए थी। जब इतनी बारिश कल रात से हो रही तो उनको पहले से मेजरमेंट ले लेने चाहिए थे कि हाँ ऐसी कंडीशन हो सकती है। कोई आने को तो उन्होंने इतने सारे ट्वीट ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल्स उठाते नहीं है ये लोग। गली मोहल्लों और सब्जी मंडियों के साथ जोधपुर में रेलवे ट्रैक भी डूबे हुए हैं और शहर में पानी इसलिए भरा क्योंकि जोधपुर के नगर निगम ने घोर लापरवाही बरती है। शहर का कोई भी नाला जोजरी नदी से नहीं जोड़ा गया, मतलब शहर के भीतर भरने वाले पानी की निकासी के लिए जो नाले नदी से जोड़े जाने थे उनका काम सालों से अटका पड़ा है। कुछ नालों का काम शुरू तो हुआ लेकिन अब तक अटका पड़ा है। मतलब कहानी यह है कि जोधपुर पर सिर्फ पानी ने जुल्म नहीं किया, जुल्म उस सिस्टम का है जिसने बारिश के लिए जरूरी तैयारियां नहीं की। डूबे हुए जोधपुर की हालत पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा,
सोमवार से ही जिला कलेक्टर से स्थिति को लेकर संपर्क में हूं। किसी भी परिस्थिति से निपटने को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालात नियंत्रण में हैं। आम जन से अपील है, हर तरह की सावधानी बरतें। लेकिन जब मौका था तब कुछ किया नहीं, और जब आफत आई तो राहत की बातें करके सिर्फ पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। ये कहानी एक शहर की नहीं, शहर शहर यही बातें सामने आती हैं। मॉनसून से पहले तैयारी पूरी नहीं होती, और जब बारिश आफत बन जाती है तो उसे कुदरत का कहर बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां इंजीनियरिंग के एक छात्र की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। बीटेक कर रहे निशांक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रेल की पटरी पर मिला। उसी वक्त उसके फोन से पिता के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा गया, जिस पर वही सिर तन से जुदा वाला नारा लिखा था, जिसे हाल ही में उदयपुर और अमरावती में हुई हत्याओं से जोड़ा गया। तो सवाल है, क्या निशांक की संदिग्ध मौत के केस में उस नारे का इस्तेमाल इसे सांप्रदायिक रंग देने के लिए किया गया, या फिर सच कुछ और है? भाई की कलाइयों पर राखी बांधती एक बहन अपने भाई को अंतिम सफर के लिए विदा कर रही है। रक्षाबंधन से करीब 15 दिन पहले की ये दर्दनाक तस्वीर सिवनी की है। अपने घर का इकलौता चिराग निशांक पंच तत्वों में विलीन हो गया। चिराग की चिता की आग बुझ गई है, लेकिन मौत के सवाल नए सिरे से सुलगने शुरू हो गए। पुलिस जिसे सुसाइड का केस बता रही है, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सिवनी का रहने वाला निशांक भोपाल में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन रविवार की शाम भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर बरखेड़ा में रेलवे ट्रैक पर निशांक की लाश मिली। 24 तारीख की शाम को करीब 7 बजे रेलवे कर्मचारी की सूचना पर मर्ग कायम हुआ था। बरखेड़ा चौकी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक अज्ञात युवक के शव को बरामद किया था। जहां भी सीसीटीवी कैमरे हमने देखे हैं, वहां ये अकेले जाना पाए गए हैं। इनके साथ में अथवा इनके आगे पीछे अन्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं होना पाई गई है। पुलिस ने शुरुआती जांच में निशांक की मौत को आत्महत्या बताया, लेकिन निशांक के फोन से उसके पिता उमा शंकर को भेजे व्हाट्सएप मैसेज ने केस पेचीदा बना दिया। इसी मैसेज के जरिए निशांक के पिता ये दावा कर रहे हैं उनके बेटे ने सुसाइड नहीं किया। के बाद तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सुसाइड नहीं किया, वो सुसाइड प्रकरण है ही नहीं। तो दूसरी चीज़ तो उस टाइप का था भी नहीं कि वो सुसाइड कर ले, वो बिंदास था बिल्कुल। ऐसा क्यों लगा आपको? बॉडी में देख के क्या चीज़ें समझ में आई है? चेहरे पे, हाथ में, यहाँ मतलब एक खरोच का भी निशान नहीं। आप ये बताओ कि ट्रेन के सामने जो आदमी आ जाए उसकी बॉडी ठीक ठाक रहेगी क्या? संभव नहीं। पुलिस की सुसाइड वाली थ्योरी पर सवाल निशांक की आखिरी तस्वीर भी उठा रही है। ये निशांक की मौत से कुछ घंटे पहले की सीसीटीवी तस्वीरें हैं, जिसमें निशांक भोपाल और बरखेड़ा के बीच एक पेट्रोल पंप पर नजर आता है, जहां उसने स्कूटी में पेट्रोल भरवाया। परिजन सवाल उठा रहे हैं, आखिर सुसाइड के लिए निशांक भोपाल से इतनी दूर क्यों गया? उसने आत्महत्या का भी निर्णय लिया तो वो भोपाल से 48 किलोमीटर यहाँ आके आत्महत्या क्यों करेगा? दूसरी चीज है कि उसको आत्महत्या करना 2 किलोमीटर पहले 450 रुपये का पेट्रोल क्यों डलवाया? बताया जा रहा है जिस स्कूटी पर निशांक आखिरी बार दिखाई दिया वो किसी दोस्त से ली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निशांक ने क्रिप्टो करेंसी में भी काफी पैसा लगाया था, और ये पैसा उसने दूसरे लोगों से लिया था। क्रिप्टो करेंसी में उसे घाटा हुआ तो उसके लिए उधार चुकाना भी मुश्किल हो गया। हालांकि निशांक की बहन के मुताबिक उसका भाई किसी बात को लेकर परेशान नहीं था। कि बॉडी पे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो सुसाइड करेगा, और वो कर भी नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई उसको ऐसा टेंशन नहीं था, कोई ऐसा उसको दुख नहीं था कि कोई वो सुसाइड करेगा। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए निशांक की मौत चुनौती बन गई है, और सरकार ने भी केस की गंभीरता को समझते हुए मामले की जांच के लिए SIT गठन का ऐलान कर दिया। आज मुझसे कुछ संगठन के लोग मिले भी थे। मैं रायसेन को निर्देश करने वाला हूं अधिकारियों को कि इसमें SIT बना के बिंदु से विस्तार से जांच करें। तो मोबाइल की जांच, मैसेज की जांच, बिसरा की जांच, घटना की जांच, इस सब के लिए एक SIT बना रहे हैं।
इस मौत को लेकर पुलिस जो थ्योरी दे रही है उस पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला सवाल यही कि निशंक खुदकुशी करने भोपाल से 30 किलोमीटर दूर बरखेड़ा क्यों गया। दूसरा सवाल ये है कि निशंक के मोबाइल से विवादित संदेश उसके दोस्तों और पिताजी को भला किसने भेजे, और यदि ये संदेश निशंक नहीं भेजे तो इस संदेश को भेजने का मकसद भला क्या था। ये वो कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में SIT को तलाशने होंगे। भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। इस हिस्से में बात होगी गुजरात में जहरीली शराब के कारण हुई मौतों की। यह खबर चौंकाने वाली है क्योंकि गुजरात देश का पहला राज्य है जहां शराबबंदी लागू हुई। 1960 से गुजरात में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी 5 साल पहले यहां शराबबंदी के कानूनों को और सख्त बनाया गया। उसके बावजूद गुजरात में शराब माफिया अपने काम में लगा हुआ है और यही वजह है कि रोक के बावजूद लोगों तक शराब पहुंच रही है। अवैध तरीके से बनाई गई शराब उनकी जान भी ले रही है। और ताजा मामला बोटाद का है जहां जहरीली शराब पीने से 35 लोगों की जान चली गई। नदी किनारे शराब की भट्टी, खुलेआम बिकती देसी शराब, शहर शहर जहर का कारोबार, ये तस्वीरें हैं उस राज्य की जहां शराबबंदी लागू है, यानी यहां ना शराब बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। लेकिन गुजरात में शराबबंदी के बावजूद शराब बिकती भी है, लोग खरीदते भी हैं और आम लोगों से लेकर सरकार और प्रशासन तक सभी को इसकी खबर भी है, पर पूरा सिस्टम आंखें बंद करके बैठा रहता है। और इसी की सजा मिली है उन लोगों को जिन्हें शराब के नाम पर जहर परोस दिया गया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर बोटाद जिले में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 30 के पार जा चुका है। लगभग इतने ही लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मिला के 2 दिन में 14 दर्दी को यहाँ सारवार के लिए लाया गया था, जिनमें से 5 दर्दियों को हमने आगे रिफ़र किया था, जिनमें से 2 लोगों की मौत पाई गई है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुल मिला के 14 में से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, और हर घर से जैसे आसपास के इलाके में वहाँ से किस्से पाए जा रहे हैं। और भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कन्वर्जन्स आ रहे हैं या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोही का जाडापन होने में ऐसी सारी सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई बरवाला के रोजित गांव से। जहरीली शराब के कारण यहां 9 लोगों की तबीयत बिगड़ी। कुछ ही देर में रोजित समेत आसपास के गांव में मातम शुरू हो गया। गांव के शमशान घाट में सिर्फ 2 चिताएं जलने का इंतजाम है, पर वहां एक साथ 5 शव पहुंच गए। सबने जहरीली शराब पी थी। इन मौतों से गांव के लोगों का गुस्सा भड़क गया। उनका आरोप है कि 3 महीने पहले यहां की पुलिस और प्रशासन को इलाके में खुलेआम बिकने वाली देसी शराब के बारे में सूचना दी गई थी, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये हमारे गांव के लिए बहुत शर्मजनक घटना है और ये सब नहीं होना चाहिए। दारू जो यहाँ से बिका हो रहा है नहीं बिकना नहीं चाहिए। मार्च महीने में 5-6 महीने ये हमारे यहाँ के जो वर्तमान सरपंच है उन्होंने इस शिकायत की थी बराबर, और एक्शन भी इस समय कुछ लिया नहीं था, इस वजह से ये सब हुआ है। अभी ये घटना हुई तो बंद हो जाएगी, लेकिन फिर ये सब भूल जाएंगे तो फिर भी लोग शुरू कर देंगे बेच। बरवाला के रोजित के बाद आसपास के कई गांवों से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आने लगी। सब जगह एक सी ही शिकायत थी। सोमवार देर शाम बोटाद हाईवे पर सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन का शोर सुनाई दे रहा था। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। गुजरात को झकझोर देने वाली इस घटना से पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। आनन फानन में छापेमारी शुरू की गई, लेकिन शराब के कारण जिनके परिवारों में किसी की मौत हो चुकी थी वो ये सवाल करने लगे, अब तक ये पुलिस कहां सोई हुई थी। आपके गांव में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई? 4 लोगों की मौत हुई। बिकता है दारू, खुले में बिकता है।
दारू सब जगह मिलता है और बिकता भी है। बनाता है ना वो खांडी और तरीके से बनाता है, जो वो सीम है ना वहाँ बनाता है दारू, किसी को मालूम नहीं पड़ता। वो पुराना होता है ना, वो सड़ा हुआ माल जो कभी बिकता नहीं है तो और गाँव को बेच देता है, वो पूरा टाइम खलास हो जाता है, इसके लिए वो जहर हो जाता है। इस मामले को लेकर हो रही जांच में एक नया मोड़ तब आया जब एक मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिथाइल अल्कोहल होने की बात सामने आई। तो सवाल ये उठा कि मौत जहरीली शराब से हुई या जहरीले केमिकल से। जांच में पता चला वो केमिकल अहमदाबाद से बरवाला लाया गया था। यह वो व्हीकल है जिसमें वो केमिकल आया था, जिस केमिकल से ये शराब बनी थी और जिस शराब को पीने से कई लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। ये जो व्हीकल है वो अहमदाबाद से केमिकल लेकर यहाँ बरवाला आया था, जिसमें वो केमिकल था। इस वाहन चालक की पुलिस ने अटक की है। इसके साथ जयेश नाम का बंदा जिसने अहमदाबाद से ये केमिकल सप्लाई किया था, वो भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। पुलिस ने आनन फानन में जयेश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया और बताया कि उसी ने करीब 600 लीटर केमिकल करीब 40,000 रुपए में 2 लोगों को बेचा था, जिन्होंने उसे गांव तक पहुंचाया। जयेश ने ये मटेरियल वहां से गोडाउन में से चोरी किया है और चोरी करके अपने जो है बुआ के लड़के को सप्लाई किया है और बुआ के लड़के ने फिर आगे जो है लोगों को सप्लाई किया और पानी मिक्स करके इसको जो है वो बेचा गया है। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी उन्होंने उस केमिकल को ही पानी में मिलाकर पिया था। आरोप है ये केमिकल अहमदाबाद की एक कंपनी से चुराया गया था। इस सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपी जयेश केमिकल ले जाते हुए दिख रहा है। एबीपी न्यूज उस कंपनी तक पहुंचा जहां से ये केमिकल चुराए जाने का दावा किया जा रहा है। वहाँ जो केमिकल सप्लाई किया गया था मिथेनॉल, माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ से ये मिथेनॉल सप्लाई किया गया था। सबसे पहले दिखाना चाहेंगे ये जो कंपनी है उसका नाम है अमोज, प्लॉट नंबर 117 देवराज इंडस्ट्रियल पार्क पिपलज। फिलहाल यहाँ कोई हाजिर नहीं है। यहाँ की कुछ ड्रम्स पड़े हैं और यहाँ प्रोडक्शन की पूरी सामग्री और पैकिंग की पूरी सामग्री यहाँ पे देखने को मिलती है। ये मिथेनॉल स्टोरेज एरिया जहाँ पे मिथेनॉल स्टोर किया जा रहा है, अंदर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ पैकिंग बॉक्स है, अंदर जाएंगे। कैमरामैन से विनती करूँगा कि अंदर के दृश्य भी बताएं। यहाँ जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, कुछ बैरल्स है, कुछ बॉटल्स है। यहाँ लिखा है गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में मिथेनॉल जहर है, बिल्कुल जहर। 20 से ज़्यादा लोगों ने यह जहरीले शराब पीने की वजह से अब तक अपने जान गंवा दिए हैं। तो क्या यही जहर लोगों की जान जाने का कारण बना? इस बात की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। पर सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं, सवाल तो ये है क्या गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है? क्योंकि एबीपी न्यूज के कैमरे में ऐसी तमाम तस्वीरें कैद हैं जो ये बताती हैं कि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार बदस्तूर जारी है। गुजरात के बोटाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो लट्ठाकांड के बाद भी राजकोट में दारू का जो अड्डा है वो चल रहा है। अभी शहर में थोराला जो विस्तार है, कुबलियापरा विस्तार है, वहाँ पे देशी दारू की जो भट्टी है, अड्डा है, वो दम यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं दारू लेने के लिए आते हैं। पुलिस है, पुलिस के हफ्ते चलते हैं और यहाँ पे हम पहुंचे हैं, थोराला विस्तार है, वहाँ पे दारू की जो भट्टी है, लाइव भट्टी हम दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर सूरत में भी नजर आई। ये गुजरात के गृह राज्य मंत्री का गृह जिला है। यहाँ पर भी शराब माफिया बेखौफ है। तापी नदी के किनारे अवैध शराब की भट्टियां भरी पड़ी हैं। बोटाद में हुई मौत के बाद भी यहाँ अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। वहीं मेहसाणा में देसी शराब खुलेआम बिक रही है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद एक शराब तस्कर ने यहाँ तक कहा वो पुलिस से परमिशन लेकर शराब बेचता है। मेहसाणा में कई जगहों पर देसी शराब के स्टॉल लगे नजर आए। बेचने वालों का दावा है उनके पास अच्छी शराब मौजूद है। सवाल है गुजरात में ये शराब आती कहां से है?
गुजरात में जैसे ड्राई स्टेट है, इसलिए गुजरात में दारू बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहाल, भरूच, छोटा उदेपुर और सारी डिस्ट्रिक्टों में जो सरकारी चेक पोस्ट लगे हैं उसके थ्रू ही पूरी परमिशन के साथ आते हैं। परमिशन मतलब अनऑफिशियल परमिशन है, परमिटेड बाय पुलिस एंड प्रशासन। ये दारू गुजरात बाहर पैदा होती है, गुजरात में खूब चलती है और गुजरात में जिस गांव में पहुंचानी है वहां तक ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचती है। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपने एक फोटो शूट की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने एक मैगजीन के लिए वो फोटो शूट करवाया, लेकिन अब उसी को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। तो क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। अभिनेता रणवीर सिंह अपने इस फोटो शूट को लेकर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें वायरल होने के बाद पहले कई संगठनों का विरोध शुरू हुआ। अब पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। रणवीर के इस फोटो शूट को लेकर समाज सेवी संस्था चलाने वाले एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए लिखा, उनके व्हाट्सएप पर रणवीर सिंह की ये तस्वीरें आईं जिनमें वो पूरी तरह बिना कपड़ों के थे। शिकायतकर्ता का कहना है इस तरह की तस्वीरें समाज में गलत परंपरा की शुरुआत करेंगी। शिकायत में ये भी कहा गया है ऐसी तस्वीरों से नौजवानों को भटकाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। रणवीर पर जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया उसके लिए उन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं रणवीर के इस फोटो शूट के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।